नमस्कारः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम अश्विभ्यां नमः। परम पूज्य वैद्याचार्य अनंत धर्माधिकारी जी एवं वैद्याचार्य अभिजीत सराफ जी के शुभ आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है दोष प्रकोप। दोष व्याधि में एकमात्र कारण है, तो दोष ज्ञान एवं व्याधि का स्वरूप जानने के पश्चात हमें दोष प्रकोप यह समझना अति आवश्यक है। तो दोष व्याधि में कारण है, उसमें कुछ अवस्थाएं हैं, संचय प्रकोप आदि। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है प्रकोप अवस्था। तो प्रकोप समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो प्रकोप की हमारी कल्पना क्या है, हम प्रकोप से क्या समझते हैं। जो कल्पना प्रचलित है कि एक दूध का बर्तन लीजिए, उसके अंदर अगर हम दूध डालें और वह संचय हो और संचित होते होते वृद्ध होकर के वह अगर अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर जाए तो वह प्रकोप ऐसा कहते हैं। और अगर वह बर्तन से निकल करके दूध फैल जाता है तो उसको हम प्रसर्ग ऐसा कहते हैं। तो वृद्ध होकर के अपना स्थान छोड़ देना और इतना वृद्ध हो जाना कि अपने स्थान से अन्य स्थान पर चले जाना, यह जो हमारी कल्पना है प्रकोप की, तो यह कल्पना कहां से आई है, पहले हम इसके लिए संदर्भ देखेंगे। तो अब हम जाएंगे जहां पर अष्टांग हृदय में कोप की व्याख्या दी है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो इसमें कहते हैं कोपस्तु उन्मार्ग गामिता, उन्मार्ग गमन यही प्रकोप है। इसकी टीका है, तो टीका में अरुण दत्त जी कहते हैं उन्मार्ग गामिता स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य यत् पुनः मार्गांतर गमनम सकोपिति उच्यते। तो स्वस्थानम त्यक्त्वा अपना स्थान छोड़ करके, तो यहां से हमने ऐसा अर्थ लिया कि अपनी जगह छोड़ करके दोषस्य यत् पुनः मार्गांतर गमनम, अन्य मार्ग में जाना, यह प्रकोप, ऐसा हमने अर्थ लिया। तो अगर हम प्रकोप का यह अर्थ लेते हैं कि अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर जाना, तो हमारे मन में कुछ संशयात्मक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वे प्रश्न क्या हैं? तो सबसे पहला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि हमने देखा कि सर्व शरीर यह त्रिदोषों का स्थान है। सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेषमाण, चरक संहिता सूत्र स्थान 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में। इसी प्रकार से हमने और भी कई संदर्भ देखे कि सर्व शरीर यह वात पित्त और श्लेष्मा का स्थान है। तो अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर जाना यह प्रकोप है। तो प्रकोप अवस्था में वात पित्त और श्लेष्मा को, त्रिदोषों को, शरीर को छोड़ करके बाहर चले जाना चाहिए, परंतु हमें व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्योंकि वसंत में श्लेष्मा शरीर से बाहर नहीं जाता, वर्षा में वात शरीर से बाहर नहीं जाती और शरद में पित्त शरीर से बाहर नहीं जाता। तो पहला प्रश्न, पहला संशय हमारे हृदय में यह उत्पन्न होता है। दूसरा संशय यह उत्पन्न होता है कि कुछ वात पित्त और श्लेष्मा के स्थान दिए हैं। अगर हम यह समझें कि उन स्थानों को छोड़ करके जाना यह प्रकोप है, तो इसी के ऊपर के सूत्र में, चरक संहिता सूत्र स्थान 20वें अध्याय के 8वें सूत्र में हमें वात पित्त और श्लेष्मा के कुछ स्थान दिए हैं। और अगर हम यह समझें कि प्रकोप अर्थात इन स्थानों को छोड़ करके अन्य किसी स्थान में जाना, अर्थात वात विकार के अंदर पक्वाशय को छोड़ करके वात का अन्य स्थान पर जाना, यह अगर विकार है, यह अगर प्रकोप है, तो यहां पर जो वात पित्त और श्लेष्मा के स्थान हैं उनमें वात पित्त और श्लेष्मा के व्याधि नहीं होने चाहिए। परंतु इसकी टीका में क्या कहते हैं, तथापि इदम वैशेषिक स्थानम नियम, ये जो विशेष स्थान कहे गए हैं, यतो अत्र प्रायो वात विकारा भवंती, यहां पर तद तद जनित दोषों के विकार प्राय होते हैं। अगर प्रकोप से हम यह अर्थ लेते हैं कि अन्य स्थान पर जाना यही प्रकोप है, तो
उस स्थान पर उसके विकार नहीं होने चाहिए, परंतु टीकाकार कहते हैं कि यतो अत्र प्रायो वात विकारा भवन्ति, अर्थात वहां पर प्राय वो विकार होते हैं। और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है कि हम बस्ती पक्वाशय में देते हैं। अगर पक्वाशय से प्रकोपित होकर वात दोष अन्य स्थान पर चला गया तो हमें चिकित्सा अन्य स्थानों पर करनी चाहिए, परंतु इसके हमें कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं मरम के संदर्भ में, चरक संहिता सिद्धि स्थान 9वां अध्याय, चरक संहिता सिद्धि स्थान 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमें यह मिलता है संदर्भ कि तस्मात् न बस्ती समम किंचित करम मरम परिपालनम अस्ति, अर्थात मरम परिपालन के लिए बस्ती जैसी कोई नहीं, बस्ती जैसा कोई कर्म नहीं। तो बस्ती हम पक्वाशय में देते हैं और सर्व मर्मगत वात विकारों की शांति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो स्थान कहे गए हैं यहाँ पर प्रायः वात विकार, प्रायः पित्त विकार, प्रायः श्लेष्म विकार होते हैं। तो अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर जाना, अपनी जगह छोड़ करके अन्य जगह पर जाना, यह प्रकोप, यह हमारे हृदय में संशय है। तीसरा संशयात्मक प्रश्न जो हमें इस संदर्भ में उत्पन्न होता है वह है क्षय विकार, कि हम देखते हैं कि क्षय से भी रोग उत्पन्न होते हैं। जितने रोग वृद्धि से उत्पन्न होते हैं, दोष वृद्धि से जितने रोग उत्पन्न होते हैं, उतने ही रोग दोष क्षय से भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम अगर प्रकोप का अर्थ वृद्ध होकर के अन्य स्थान पर जाना यह अर्थ करें तो क्षय विकारों को परिभाषित करने में हम सफल नहीं होते। तो इस प्रकार से 3 संशयात्मक प्रश्न ये उत्पन्न होते हैं। और चतुर्थ संशयात्मक प्रश्न हमारे हृदय में यह उत्पन्न होता है कि अगर अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर जाना यही प्रकोप है तो प्रशम करते समय अर्थात उनकी चिकित्सा करते समय हमें उन्हें उनके स्थान में लाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात वात के विकार की शांति के लिए हमें वात को उसके अपने स्थान में लाने का प्रयास करना चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते। इसी प्रकार से अन्य दोषों के संदर्भ में तो चिकित्सा जो है विपरीत होती है, परंतु यहाँ पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। हम किसी भी विकार की चिकित्सा में दोषों को अपने स्थान पर लेके जाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये हमारे हृदय में संशयात्मक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो यह है संशय तंत्र युक्ति। होता क्या है कि अधिकरण के अनुसार एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति शब्द, इसके अधिकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। प्रकृति का एक अर्थ हेतु या कारण भी होता है, प्रकृति का एक अर्थ शारीरिक प्रकृति, प्रकृति का एक अर्थ मानसिक प्रकृति, प्रकृति का एक अर्थ प्राकृत अवस्था। तो इस प्रकार से अधिकरण तंत्र युक्ति के अनुसार अधिकरण बदलने पर भिन्न भिन्न अर्थ जो हैं एक ही शब्द के हमें देखने को मिलते हैं। इसका एक उदाहरण और है रस। रस शब्द जो है रस शास्त्र में रस अर्थात पारद, वैषज्य कल्पना में रस अर्थात स्वरस। इसी प्रकार से रस का एक अर्थ षड्रस, रस का एक अर्थ जो है आत्मा भी है, और रस का एक अर्थ आहार रस भी है, और रस का एक अर्थ आद्य धातु रस भी है। तो इस प्रकार से अधिकरण के बदलने पर भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से अष्टांग हृदय में जो हमने देखा कि स्वस्थानम त्यक्त्वा, यानी कि अपना स्थान छोड़ करके, तो इस स्थान शब्द के भी कुछ और अर्थ हो सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से हमने जब देखने का प्रयास किया तो हम देखेंगे कि स्थान का और क्या अर्थ हम ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्थान का अर्थ जगह होता है, यह तो हमें पता है, और इसके हमें कुछ संदर्भ मिलते हैं। जैसे प्रथम संदर्भ है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। इसी प्रकार से सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15वां अध्याय और 3रा श्लोक दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु और मल इनका स्थान यह शरीर है, अर्थात यह जगह है। और एक और संदर्भ हमें अभी देखा था हमने कि चरक संहिता सूत्र स्थान 20वें अध्याय के 8वें सूत्र में और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में
हमें यह देखने को मिलता है कि वात, पित्त और श्लेष्मा के कुछ स्थान दिए हैं। तो इन संदर्भों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि स्थान का एक अर्थ तो जगह ऐसा होता है, तो स्थान का कुछ और अर्थ भी होता है क्या? तो स्थान का एक और अर्थ होता है गति। अब स्थान गति कैसे हो सकता है, इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे। चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय और 112वां सूत्र है। इसमें कहते हैं क्षयः स्थानम च वृद्धिश्च दोषानाम त्रिविधा गति। क्षय, स्थान और वृद्धि, इस प्रकार से दोषों की त्रिविध गति कही गई है। तो स्थान यह भी एक गति है। अब स्थान गति कैसे हो सकता है, तो इसके लिए टीका हमें मदद करती है। टीका में कहते हैं स्थानम स्वमान अवस्थानम, अर्थात स्थान का अर्थ है स्वमान में रहते हुए, अवस्थानम अर्थात अपने मान में रह करके अपने प्राकृत कर्म को करते हुए सर्व शरीर में संचरण करना, यह दोषों की स्थान गति है। और गति को क्या कहा है? गति ही प्रकारो अवस्था। तो गति एक अवस्था है, अर्थात अपनी प्राकृत अवस्था में रह करके सर्व शरीर में संचरण करते हुए अपने स्वमान में रह करके, मान भी तीन प्रकार का होता है, द्रव्यतः मान में रहना, गुणतः मान में रहना एवं कर्मतः मान में रहना। तो जब त्रिदोष द्रव्यतः, गुणतः एवं कर्मतः अपने मान में रह करके सर्व शरीर में संचरण करते हुए अपना अपना प्राकृत कार्य करते हैं, तो उसको हम स्थान गति ऐसा कहते हैं। स्थान ये एक अवस्था है, और ऐसा ही एक हमें सूत्र जो है सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। तो अब हम जाएंगे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 41वां अध्याय 12वां सूत्र है। इसके अंदर कहते हैं गुणायुक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा स्थान वृद्धि क्षयात् तस्मात् देही नाम द्रव्य हेतु का। तो इसमें भी स्थान, वृद्धि और क्षय, इस प्रकार से तीन अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो इसमें जो स्थान अवस्था है उसकी टीका हम देखेंगे। स्थानम दोष धातु मल सामेन अवस्थानम, अर्थात दोष धातु एवं मलों का अपनी साम्य अवस्था में रहना, उसको हम जो है स्थान गति ऐसा कहते हैं। तो अब अगर हम यह जो हमने उहन किया, इसको बोलते हैं उहन तंत्र युक्ति। तो अगर हम यह स्थान का यह अर्थ गति यानी कि अपने प्राकृत अवस्था में रहना, यह अगर हम उस कोप की व्याख्या को लगाते हैं, जो कोप की व्याख्या हमने शुरुआत में देखी, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय 23वां श्लोक, कोपस्तु उन्मार्गगामिता, उसकी टीका स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य यत पुनः मार्गांतर गमनम स कोपिति उच्यते। तो स्वस्थानम त्यक्त्वा का अर्थ अगर हम ये लें कि अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके दोषस्य यत पुनः मार्गांतर गमनम, तो यहाँ पे जो मार्गांतर शब्द है, मार्ग शब्द है, यह गतिवाचक है। तो इस प्रकार से हमें तंत्रकर्ता के अभिप्रेत अर्थ को समझना चाहिए। तो अगर हम यह समझें कि अपने स्थान को छोड़ करके, अर्थात अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके अन्य किसी अवस्था को प्राप्त होना, यह अगर हम इसका अर्थ लेते हैं तो इसको प्रकोप ऐसा कहा जाता है। तो हमने देखा कि स्थान का एक अर्थ है गति, अर्थात प्राकृत अवस्था, द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः अपने मान में रह करके प्राकृत कर्म करना, यह स्थान गति है। तो यह जो तंत्र युक्ति इसमें प्रयोग करते हैं वह तंत्र युक्ति है स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति, अर्थात जिस प्रकार से दोष धातु और मल ये हमारे शास्त्र की स्वसंज्ञा है, अर्थात अगर हम इसका अन्य भाषा में इसको समझने का प्रयास करें कि धातु अर्थात खनिज पदार्थ, या धातु अर्थात मेटल, एवं मल अर्थात वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर दोष अर्थात फॉल्ट्स, तो इस प्रकार से अंग्रेजी या हिंदी भाषा में इनके अर्थ भिन्न हो जाते हैं। तो यह हमारे शास्त्र की स्वसंज्ञा है एवं अधिकरण के अनुसार हम इनका भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोग करते हैं। तो स्वसंज्ञा और अधिकरण तंत्र युक्ति के आधार पर हमने स्थान का एक अर्थ ऐसा
कि प्राकृत अवस्था यह देखा। अब इस प्राकृत अवस्था को छोड़ करके अन्य जो अवस्था है वह प्रकोप की अवस्था है, वह विकृति की अवस्था है, वह वैकृत अवस्था है। तो अभी हमने देखा कि दोषों की त्रिविध गति है, क्षय गति है, वृद्धि गति है एवं स्थान गति है। तो इसमें दो विकृत गति हैं एवं एक प्राकृत गति है। जो स्थान है वह प्राकृत गति है और उसको छोड़ करके अन्य यानी कि क्षय गति एवं वृद्धि गति यह प्रकोप, ऐसा हम इसको समझते हैं। इसके लिए अब जो हमने यह ऊहन किया, इसके लिए हम कुछ और संदर्भ देखेंगे। तो चरक संहिता शारीर स्थान 6वां अध्याय और 17वां सूत्र, इसकी टीका में कहते हैं कुपिताश्च इति पदेन वातादय सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृहन्ते। अर्थात कुपित पद से हमें क्या लेना है कि वात आदि की सामान्य अवस्था से या तो क्षीण होना या वृद्ध होना, इसको हम कुपित ऐसा कहेंगे। और विकृति मात्रम ही वातादि नाम कोपः। विकृति मात्र अर्थात किसी भी प्रकार की विकृति हो उसको हम जो है दोष प्रकोप ऐसा कहते हैं। इसके लिए हम एक संदर्भ देखेंगे। चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय और 115वां सूत्र है। इसमें कहते हैं गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृति वैकृति च या। अर्थात जो दोषों की गति है वह दो प्रकार की भी होती है। दो प्रकार की वो ऐसे होती है कि प्राकृत गति या विकृत गति। इसमें जो क्षीण होना या वृद्ध होना या अन्य कोई गति उसको हम विकृत गति कहते हैं, और जो स्थान गति यानी कि उसकी प्राकृत अवस्था है इसको हम प्राकृत गति ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए अब हम और संदर्भ देखेंगे। अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 अध्याय 8वां सूत्र। इसमें संप्राप्ति की व्याख्या है और इसके अंदर हिमाद्री जी टीका करते हैं रूप हानि व रूप वृद्धि व रूपांतरम व इत्यादि दुष्टत्व प्रकाराः। तो वे क्या कहते हैं कि रूप हानि होना अर्थात दोष क्षय होना, रूप वृद्धि अर्थात दोषों के गुणों में वृद्धि होना, रूपांतरम और उनका किसी अन्य जो अवस्था है उसमें परिवर्तित होना, यह प्रकोप कल्पना है, यह उनकी विकृत गति है। तो इस प्रकार से हमें अष्टांग हृदय में भी यह संदर्भ देखने को मिलता है। अब रूप हानि से हम समझते हैं कि गुणों में क्षय अर्थात दोष क्षय। रूप वृद्धि से भी हमें समझ में आता है कि गुणों में वृद्धि अर्थात दोषों की वृद्धि। परंतु रूपांतर का क्या उदाहरण है? इसका एक उदाहरण है दोषों की साम अवस्था। यह उदाहरण हमें चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय गृहिणी अध्याय में, जहां पे अग्नि दुष्टि के लक्षण दिए हैं, तो उससे साम दोष का निर्माण होता है एवं वह जब दोषों से संसृज्यमान होकर के दोषों को साम अवस्था में परिवर्तित करता है तो वह भी दोषों की एक विकृत गति है। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आता है कि विकृति मात्र ही कोपः, अर्थात किसी भी प्रकार की विकृति हो, अपनी द्रव्यतः गुणतः मानतः अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके अन्य किसी अवस्था में जाना, स्वस्थानम त्यक्त्वा मार्गांतर गमनम स कोपिति उच्यते, उसको हम प्रकोप ऐसा कहते हैं। इसका एक संदर्भ हमें रस वैशेषिक सूत्र जो कि भदंत नागार्जुन द्वारा लिखित ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। उसमें वे कहते हैं स्वस्थ वृत्ति प्रसंगात च्युत एव प्रकोपः, अर्थात अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके अन्य किसी अवस्था में जाना वह प्रकोप है। और इस पर नरसिंह भाष्य जो है इसकी टीका है उसमें भी हमें ऐसा ही संदर्भ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो प्रकोप की जो कल्पना है कि वृद्ध होकर के किसी अन्य स्थान पर चले जाना, दोषों का वृद्ध होते होते इतना वृद्ध हो जाना
कि वे किसी अन्य स्थान पर उनका मार्गांतर गमनम अर्थात किसी अन्य स्थान पर चले जाना, यह प्रकोप की सही कल्पना नहीं है, यह प्रकोप की विकृत कल्पना है। तो हमें जो है प्रकोप को ऐसा समझना चाहिए कि अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके अन्य किसी अवस्था पे जाना, अर्थात किसी भी प्रकार की विकृति अगर हमें दोषों के गुणतः, द्रव्यतः और कर्मतः मान में मिलती है तो वह प्रकोप अवस्था है। तो हमने बात की थी व्याधि के स्वरूप में धातु वैषम्य की। तो वैषम्य क्या है यह हम देखेंगे एक बार कि चरक संहिता सूत्र स्थान 9वां अध्याय और चतुर्थ सूत्र है। इसके अंदर हमने देखा कि विकारो धातु वैषम्यम। तो वैषम्य क्या है, टीका हमें मदद करती है। तेषाम वैषम्यम व्यवरेयमाण स्वस्थ्य हेतु स्वमान न्यूनत्वम अधिकत्वम वा, अर्थात स्वस्थ हेतुओं को छोड़ते हुए अगर दोष स्वमान से न्यूनत्व अर्थात हीन अवस्था को, अधिकत्वम वा अर्थात वृद्धि अवस्था को अगर वे प्राप्त होते हैं तो उसको हम वैषम्य ऐसा कहते हैं। तो वैषम्य और प्रकोप कल्पना यह एक ही है, अर्थात धातु प्रकोप से व्याधि होती है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष प्रकोप यही व्याधि में एकमात्र कारण है। तो इसलिए प्रकोप और वैषम्य को हमने ससंदर्भ समझने का प्रयास किया और इसके लिए वैषम्य के लिए हम कुछ और संदर्भ देख सकते हैं। चरक संहिता शारीर स्थान 6ठा अध्याय और चतुर्थ सूत्र है। इसके अंदर कहते हैं वैषम्य गमनम ही पुनः धातूनाम वृद्धि ह्रास गमनम कारसेन प्रकृत्याच। तो इसमें भी हमें संदर्भ उसी प्रकार से मिलता है कि अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके धातुओं में या तो वृद्धि होना या उसमें ह्रास होना, यह दोष वैषम्य, धातु वैषम्य ऐसा कहा जाता है और यही प्रकोप की कल्पना है। और इसका एक संदर्भ हमें जो है अष्टांग हृदय में देखने को मिलता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय और 20 नंबर का सूत्र है। इसमें कहते हैं रोगस्तु दोष वैषम्यम, हमने यह सूत्र देखा था। तो इसके अंदर इसकी जो टीका है वैषम्य की टीका देखेंगे। वैषम्यम स्व प्रमाणाद एकस्य द्वयो त्रयाणाम वा वृद्धि ही क्षयो वा, अर्थात स्व प्रमाण से एक, दो या तीनों दोषों की वृद्धि होना अथवा क्षय होना, यह वैषम्य है। तो इस प्रकार से दोष प्रकोप और दोष वैषम्य क्या है यह हमने जानने का प्रयास किया। तो हमें सर्व अवस्थाओं में तंत्रकर्ता के अभिप्राय को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सूत्र है चरक संहिता सूत्र स्थान 26वां अध्याय और 37वां सूत्र है। तंत्रकर्तु अभिप्राय अनुपायांश्च अर्थम आदिशेत, अर्थात तंत्रकर्ता के अभिप्राय को हमें समझते हुए सर्व संदर्भों को, सर्व ग्रंथ को समझने का प्रयास करना चाहिए। और प्रकोप की जो यह विकृत कल्पना कि दूध की वृद्धि होकर के अन्य स्थान पर चले जाना या दोषों की इतनी वृद्धि होना कि अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर चले जाना, यह प्रकोप की कल्पना नहीं है। प्रकोप की कल्पना है विकृति मात्र ही कोपः। तो आज हमने देखा कि प्रकोप क्या है, वैषम्य क्या है और दोष प्रकोप से व्याधि किस प्रकार होती है। धन्यवाद।